तो कुछ लोग हो गया अभी ये सब ये सब नमस्कार साहब। नमस्कार देवी और सज्जनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज पूरा दिन भर हम मध्य प्रदेश के महनीय व्यक्तियों की इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं। सुबह हमने इंटरव्यू कंडक्ट किया था श्री प्रमोद पाटनकर जी, जो देवास शहर से थे। उनके साथ में थे उनकी भाई की मिसेस वैशाली पाटनकर जी, और राहुल मिर्गे उनकी मम्मी थी लीला मिर्गे। तीनों भी वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के वहां के प्रमुख पद पर काम कर रहे हैं। उसके बाद में हमने एक ऐसे व्यक्ति की मुलाकात कंडक्ट की थी जिनका साड़ी समाज के विकास के योगदान में इंदौर और मध्य प्रदेश में काफी योगदान रहा है। उनका नाम था श्री विठल कोल्हापुरे जी। और अभी ये जो तीसरी मुलाकात है आज की, ये मुलाकात बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो उज्जैन में स्थित है। उज्जैन में महाकालेश्वर का ज्योतिर्लिंग है। बाबा महाकाल की नगरी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं आज वहां के साड़ी समाज के अध्यक्ष श्री विजय घाटे जी। विजय घाटे जी, प्रथमतः मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के पूरे ट्रस्ट मंडल की तरफ से और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का जो परिवार है पूरे विश्व भर में, उनकी तरफ से मैं आज की इस मुलाकात में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सर जी, 29 अक्टूबर 2017 को वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का स्थापना हुआ था। मुझे लगता है कि उस पहले प्रोग्राम में आप उपस्थित नहीं थे, हमारी इतनी जान पहचान भी नहीं थी, लेकिन हमारे दूसरे प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए थे। मुझे लगता है आप तीसरे प्रोग्राम में भी सम्मिलित हुए थे। और आज आप वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का एक आपका फैमिली, आपका बहुत सारे लोग जो वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का हिस्सा बन चुके हैं। मैं वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के इस WSF फेसबुक लाइव के माध्यम से सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ में एक ऐसी व्यक्ति है कि जिसने अपना पूरा जीवन साड़ी समाज के विकास में लगा दिया है। विजय घाटे जी, जो उज्जैन शहर से है। सर जी, उज्जैन महाकाल की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। राजा विक्रमादित्य, राजा भर्तरी की नगरी है। क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ ये उज्जैन शहर, जहाँ हर 12 साल के बाद में कुंभ का मेला भी लगता है। अभी जो कुंभ का मेला हरिद्वार में हुआ है, मुझे लगता है कि कुछ 2-4 वर्ष पहले वहां पे कुंभ का मेला लगा हुआ था उज्जैन शहर की। और 2-3 विशेषता ये भी है कि वहां पे सांदीपनी आश्रम है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विद्या संपादन की थी सांदीपनी से, और शिक्षा प्राप्त करी। यस। उज्जैन की और एक विशेषता ये है कि वहां पे काल भैरव जी का मंदिर है, जहाँ मदिरा का प्राशन किया जाता है। महाकाल के सेनापति है, या महाकाल के सेनापति है काल भैरव जी, और जो है मदिरा का प्राशन किया जाता है। और आज तक ये संशोधन नहीं हुआ है कि वो मदिरा जाति कहाँ है। आंखों देखा मैंने, वो लाइव जो है वो देखा है मैंने कि वो मदिरा प्राशन किया जाता है भगवान को। उसी के साथ में बहुत सारी ऐसी विशेषता है उज्जैन महाकाल नगरी की कि उज्जैन महाकाल के मंदिर के सामने से कभी कोई सवारी गुजरती नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने उस शहर के राजा है। भस्म आरती जो है उज्जैन महाकाल, बाबा महाकाल को जो सुबह 3-4 बजे जो भस्म आरती होती है, वो भी शमशान में आई हुई पहली जो डेथ होती है, उसके राख से की जाती थी, राख से उसकी भस्म आरती की जाती है। वो भी आजकल नहीं हुआ है, लेकिन वो मिश्रित रूप से कई सालों से वो अभी हुआ है। महाकाल की बाबा महाकाल की पालकी यात्रा भी उज्जैन शहर में महाशिवरात्रि के दिन बहुत ही धूमधाम से निकलती।
और शाही मुझे लगता भवन। है कि उज्जैन शहर के सभी निवासी लोगों के ऊपर बाबा महाकाल का आशीर्वाद सदा ही बना रहा है हाँ, और बिल्कुल सही है। बना रहेगा। उज्जयिनी, एक्चुअली इसका जो मराठी हिंदी मीनिंग है उसे कहते हैं उज्जयिनी। उज्जयिनी जब विक्रमादित्य राजा वहां राज करते थे, राजा भर्तरी थे, तब उज्जयिनी के नाम से जाना जाता था वो शहर। क्षिप्रा तट के नदी जो माँ क्षिप्रा के तट के ऊपर बसा हुआ ये शहर है उज्जैन। बहुत ही सुंदर शहर है। देवियों सज्जनों, अगर कभी आपको मौका मिला तो उज्जैन शहर को आप जरूर ही भेंट दीजिए। उज्जैन शहर से मेरा एक दूसरा रिश्ता भी ऐसा रहा है कि जी। बाबा महाकाल ने मुझे एक प्रसाद भी दिया है। और हमारी जो धर्म पत्नी है सौनिशा विजय वक्ते, जिसका नाम है निशा कमलाकर वराडे। जी। निशा कमलाकर वराडे जी है, वो उज्जैन के ही निवासी है। जी। हमारे ससुर जी कमलाकर जी वराडे, हमारे साले साहब है जितेंद्र वराडे, उज्जैन के ही निवासी है। और अभी एक दो साल में मैं खुद उज्जैन आता हूँ। तो इस बार भी 2-3 महीने पहले मैं उज्जैन आया था, तो विजय घाटे से मैंने बात की थी। जी। उसी उज्जैन की बाबा महाकाल की नगरी से आज हमारे साथ में जुड़े हैं विजय घाटेसर जी। चलो, आज तो सब लोगों को ये भी पता चल जाएगा कि साड़ी समाज में घाटे नाम का भी सरनेम है। वो सारे सरनेम ऐसे कोल्हापुरे जी, जी। वो सारे लोगों को पता ही नहीं था कि साड़ी समाज में कोल्हापुरे जी है। पाटन जी। का नाम काफी हमने सुना है, क्योंकि विठ्ठलराव पाटनकर जी थे अमरावती से, तो उनको तो बहुत सारे लोग जानते थे। तो पाटनकर परिवार, जो पाटनकर का सरनेम जो है सब लोगों को पता है। आज घाटे सरनेम भी हमको सुनने को मिलेगा उज्जैन शहर से। जी। विजय जी, आप उज्जैन शहर में रहते हैं, है ना? जी। हमारी मुलाकात कुछ 2-2.5 साल पहले हुई हाँ जी। है ना? आप वहीं उज्जैन के ही निवासी हैं या उज्जैन में कहाँ से हाँ, आके? मेरा मेरा एक्चुअल में जन्म उज्जैन में हुआ था। 14 सितंबर 1963 में मेरा जन्म उज्जैन में हुआ। इसके पहले हमारे जो माता-पिता थे विदर्भ, आपका अचलपुर, जो शहर है, तहसील है, उस तहसील में हमारे पिताजी का जन्म हुआ। वो वहाँ के रहने वाले थे। और हम लोग जो थे, हम लोगों का यानी कि मेरा और मेरे से बड़े 2 ब्रदर हैं, सिस्टर है, उन सभी का जन्म उज्जैन में हुआ था। और हमारे जो पिताजी थे, वो काम-काज की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से महाराष्ट्र से उज्जैन आए थे और वो एक मिल श्रमिक थे और मिल में काम करते। तब से लेकर हम लोग उज्जैन में रहते हैं और ये मालवा क्षेत्र में रह के और बाबा महाकाल की नगरी में ही हम लोगों का जन्म। आज के तीनों इंटरव्यू की एक विशेष बात रही है। हालांकि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया है, लेकिन इससे संयोग करिए आप कि पहली मुलाकात थी प्रमोद पाटनकर जी से, तो वो भी अचलपुर के रहने वाले थे। जी। दूसरी मुलाकात थी हमारे कोल्हापुरे जी, वो भी अचलपुर के रहने वाले थे। और आज अपनी तीसरी मुलाकात है, वो भी विदर्भ के अचलपुर से ही रहने वाले हैं, विजय घाटे जी। से। जी। मतलब अचलपुर जो है वो, जी। उसका काफी पुराणों में भी उल्लेख देखने को मिलता है हम हाँ, लोग। काली समाज के लोग काफ़ी रहते हैं वहाँ पर। काफी रहते थे हाँ, अचलपुर। वो वो एक हिस्टोरिकल प्लेस कहा जा सकता था उसको। और मुझे लगता है कि हैंडलूम का बिजनेस साड़ी समाज का बंद होने के बाद में जो लोग स्थलांतरित हुए, वो जी। अन्य जी। शहरों में गए। कोई अहमदाबाद गया, कोई सूरत गया, कोई जी। बुरहानपुर गया, कोई देवास गया, कोई इंदौर गया, कोई उज्जैन गया। ऐसे जी। मतलब स्थलांतरित हो गए लोग, बहुत सारे लोग तो स्थलांतरित हो गए। लेकिन देखा जाए तो विदर्भ का काफी जो ग्रुप है वो मध्य प्रदेश में स्थलांतरित हो गया है। हाँ, मध्य प्रदेश में ज़्यादा है। मतलब 1963 में तो आपका जन्म हुआ, तो ये लोग आए कब फिर यहाँ पे? हमारे पिताजी, खैर मुझे तो इतना ध्यान नहीं, बाकी सुना है कि ये 1928 या 29 में आए थे यहाँ। अच्छा, मतलब भारत स्वतंत्र आज़ादी के पहले आए थे। आजादी के पहले ये लोग यहाँ पे आए थे। हाँ। मुझे लगता है मेरी जितनी जानकारी है वहाँ पे चामुंडा चौराहे के पास में जो विनोद मिल है, जी। 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 सबसे बड़ी मिल थी उज्जैन की, आजकल वो बंद है हाँ, शायद। वहाँ उस लाइन में 4 मिलें थी। पहला अच्छा। इंदौर टेक्सटाइल्स था, उसके बाद विनोद मिल और विमल मिल, दोनों पास-पास में थे। और उसके बाद जहाँ ढांचा भवन जो क्षेत्र है, वहाँ पर हीरा मिल था जो एनटीसी मिल था, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो अच्छा। ये तीनों मिल एक ही वो में थे वो, और तीनों बंद हो चुके हैं।
अभी एक भी मिल चालू नहीं है सर वहाँ पे? अभी एक भी मिल चालू नहीं। मुझे याद है कि हमारे जो ससुर जी है उनके पिताजी जी। रेवाजी लाहानू वराडे, तो ये भी फैसपुर शहर के रहने वाले थे। जलगांव में, मतलब खानदेश में फैसपुर शहर है, वहां पे थे हमारे ससुर जी। और हमारे जो नाना जी थे, नारायण लाहानू वराडे, ये दोनों भी वहाँ का बिजनेस खत्म हो जाने के बाद, मतलब हैंडलूम को जब महत्व इतना नहीं रहा, तो रोजी रोटी के लिए इन्होंने भी स्थानांतरित किया था। तो ये लोग भी कुछ 60-70 साल पहले उज्जैन में रहने के लिए आए थे। मतलब बहुत सारे ऐसे स्थलांतरित लोग थे। मुझे आप बताइए सर जी कि फिर आपका जन्म 63 में हुआ, फिर आपने भी मिल में काम करना चालू कर दिया या फिर हाँ, कहीं में नहीं जुड़े? नहीं, वो मिल में तो हमारे पिताजी की ऐसी सोच थी कि मैंने मिल में काम करा है, मेरे बच्चे मिल में नहीं काम करने दो, और उन्होंने पढ़ाया है। हमारे सबसे बड़े ब्रदर थे मधुकर घाटे, अभी वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय है। और वो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ऑडिटर थे वो। 2005 में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हमारे उनसे छोटे ब्रदर थे राजा भाऊ घाटे, जिनसे आपकी शायद मुलाकात हो गई। वो अकाउंटेंट थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, और उन्होंने भी ग्रेजुएशन और बीएससी एमए करा। हमारे बड़ा ब्रदर थे, वो भी ग्रेजुएट थे। और मेरा तीसरा नंबर था। मैंने भी बीए बीएड करा है, और मैंने कम से कम 30 साल तक गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल उज्जैन में चलाया, दमदमा क्षेत्र, अच्छा। जिसमें हाँ, मैंने नर्सरी से लेकर 8वीं तक मुझे गवर्नमेंट द्वारा मान्यता प्राप्त थी। और अच्छा 30-32 का स्टाफ था। फिर धीरे 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 जो हाई लेवल के स्कूल आना शुरू हुए, तो उसमें जो मध्यम वर्गीय स्कूल जो थे, उनका एक तरह से धीरे 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 समाप्ति की ओर बढ़ गया। और 2015 तक मैंने ये स्कूल संचालित करा है। और इसकी पहली मान्यता मुझे 1989 1989 में मिली थी शिक्षा विभाग के। मतलब आप खुद का स्कूल चलाते थे? हाँ, खुद का स्कूल था, स्टाफ था, उसमें प्रिंसिपल थे और स्पोर्ट्स टीचर थे, सभी लोग थे। और मैंने 89 में मुझे पहली मान्यता मिली थी नर्सरी की। नर्सरी की तो 2 साल पहले मिल गई थी मुझे 87 में, नर्सरी एलकेजी यूकेजी। और उसके बाद 89 से मुझे फर्स्ट की मान्यता मिली, और तब से लेके मैंने 2015 तक वो स्कूल संचालित करा। उसके बाद मैंने स्वयं ही ये संस्था गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी, मैं बंद कर। अब मेरे स्कूल का नाम था शिप्रा मॉन्टेसरी मिडिल स्कूल। शिप्रा नदी के नाम पर मैंने उसको संचालित करा था। अच्छा। और बहुत सारे, वो मैं जिस क्षेत्र में स्कूल चलाता था, उस क्षेत्र में झुग्गी झोपड़ी एरिया था वहाँ पर, और निर्धन गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते थे। और बहुत ही कम दरों पर, बहुत कम फीस लेकर मैंने बच्चों को वहाँ पर शिक्षित करा। आज भी बहुत से बच्चे मतलब सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे जो भैया है राजा भाऊ घाटे, उनके 2 बच्चों को भी मेरे स्कूल में ही पढ़ाया, जिसमें से एक बीटीएस है, डॉक्टर है लड़की उनकी, और दूसरा लड़का अडानी पावर में इंजीनियर है। और इससे कई मतलब स्टूडेंट आज भी है, मिलते हैं। जो कोई इंजीनियर है, कोई फार्मासिस्ट में है, कोई डॉक्टर है। तो ये मतलब लगा कि ये सेवा अपन ने जो दी है, और वो निर्धन गरीब परिवारों को दी है, तो जिनसे कि बहुत ही कम फीस नॉमिनल आती थी, और नहीं भी आती थी। लाखों रुपया तो फीस में डूब ही चुका है, लेकिन उसका रसगम नहीं रहा। लेकिन हाँ, अपने इतने बच्चों को शिक्षित करा। जब मिलते हैं, जब वो अपना अपना आदर करते हैं, पैर छूते हैं, तो ऐसा लगता है कि अपने जिंदगी में कुछ अच्छा काम। देवीय सज्जनों, इस इंटरव्यू से हमसे एक बात अच्छी सीखने को मिलेगी कि हमारा जो साड़ी समाज का जो हैंडलूम का जो बिजनेस है, वो बंद होने के बाद में 1927-28 में इनका पूरा परिवार उज्जैन में स्थित हो गया। फिर 1963 में विजय घाटी जी का जन्म हुआ। विक्रम महाविद्यालय है ना, इज इट राइट? आई एम नॉट रॉन्ग। विक्रम यूनिवर्सिटी ना, विक्रम यूनिवर्सिटी विक्रम माधव यूनिवर्सिटी। कॉलेज, माधव महाविद्यालय है वहां पे, है ना, माधव कॉलेज है। हाँ, मैंने माधव कॉलेज से करा था। यस, विक्रम विद्यापीठ है उज्जैन में। जो विक्रम विश्वविद्यालय। विद्यापीठ है वो विक्रम विद्यापीठ है, विक्रम यूनिवर्सिटी है। और उससे ये शिक्षा प्राप्त करने के बाद में इन्होंने अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट शुरू किया, खुद की स्कूल शुरू की।
जो गवर्नमेंट की मान्यता प्राप्त थी, गवर्नमेंट एफिलेटेड थी, 2015 तक उन्होंने ये काम किया और 2015 में इन्होंने ये जो स्कूल थी वो स्कूल गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दी। मतलब एक व्यक्ति जो है जिसका उज्जैन शहर से बहुत ही दूर का रिश्ता रहा हो कुछ सालों पहले, वो उज्जैन शहर में मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र छोड़ के जाके अपना खुद का स्कूल चालू कर सकता है, ये भी एक सराहनीय घटना है। विजय जी, भाभी जी कब मिली फिर आपको और कहाँ से? ये तो नसीब से मिले साहब, जो नसीब से। अच्छा। हाँ, देवास चामुंडा की नगरी के रहने वाले हैं ये, और देवास में मतलब यही मेरी शादी हुई है 1995 में शादी हुई थी, 1995। और तो ये खुद ये इनका परिवार क्या, मतलब क्या नाम है इनका घर का? इनका नाम है वंदना पाटनकर। अच्छा, चलो पाटनकर परिवार से हैं आप। ओके 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 ओके। वही अभी प्रमोद पाटनकर है ना, उसी परिवार से। अच्छा, उनके करीब रिश्तेदार है। हाँ। चलो, तो आपको शादी में इतनी दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं, शादी तो अच्छी हुई। और हमारे जो ससुर थे ना, स्वर्गीय संपतराव पाटनकर, जो उज्जैन थाली समाज के प्रेरणा स्रोत है, वो खुद देवास के अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष भी है, जिन्होंने उनके कार्यकाल में मध्य प्रदेश के 2 प्रांतीय सम्मेलन संबोधित, मतलब उनके नेतृत्व में 2 प्रांतीय सम्मेलन देवास में हो चुके हैं, जिसका मतलब पूरा संचालन का भार मेरे ऊपर ही था। एक बार में तो आपके ये जो अशोक पोटे जी है, भार्गव जी है, उमेश आमते जी है, सोमनाथ कासटकर जी है, ये लोग उस सम्मेलन में आए थे। और मैं आपको एक बात बता दूं, हम लोगों ने प्रयास करा उज्जैन के लिए नहीं, हमारे जो मैं देवास से जब ससुराल मेरा देवास हुआ, तो हमारे ससुर साहब ने भी रिक्वेस्ट करा कि आप उज्जैन में तो काम करते ही हो, आप देवास साली समाज के लिए भी कुछ करो। तो हम लोगों ने वहाँ बहुत बड़ा अधिवेशन, यानी 36 परिवार वहाँ रहते थे, और उन्होंने इतना बड़ा अधिवेशन करा कि कम से कम 1,500 से 2,000 लोगों का भोजन करा। और पूरे भारत से, मध्य प्रदेश से तो लोग आए, पूरे भारत से उस समय लोग आए थे, और उन्होंने बड़ा सम्मेलन करके, और उसका प्रतिफल ये निकला कि मध्य प्रदेश के अंदर मात्र देवास शहर ही ऐसा है जहाँ मध्य प्रदेश शासन ने 10% वैल्यूएशन पे जमीन आवंटित की थी। नहीं, मुझे समझा नहीं सर ये बात, वापस जरा बताइए। ये जो देवास शहर है, इन्होंने जो हमारे जो ससुर साहब थे संपतराव पाटनकर जी, उन्होंने कार्यक्रम आयोजित करा था, और वहां पर इतनी संख्या इकट्ठी कर ली थी साली समाज की, और शासन प्रशासन को बताया था कि मध्य प्रदेश में भी साली समाज का वजूद है, देवास में भी वजूद है। और उन्होंने, मतलब मैं तो उज्जैन में था, मुझसे बोला कि आप यहाँ का कार्यक्रम का संचालन करें, सम्मेलन का संचालन करें। उसका प्रतिफल ये हुआ कि उस कार्यक्रम में सांसद आए थे, महापौर आए थे, उज्जैन के महापौर थे, देवास के महापौर थे। उसके प्रतिफल में ये उनको उपलब्धि हुई देवास में, कि जब उन्होंने आवेदन करा देवास में जमीन के लिए, तो उनको 100 बाय 100 की जमीन मध्य प्रदेश शासन द्वारा आवंटित हुई थी 2004 में। देवास में? देवास, मतलब देवास साली समाज के पास में आज भी जमीन है? नहीं, जमीन वो एक दुर्भाग्य कहा जाएगा, क्योंकि जब जमीन मिली थी, जब गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, 16 समाज को दिग्विजय सिंह जो मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, उन्होंने 16 समाज को जमीन आवंटित की थी, जमीन मिली थी। और उन्होंने कहा था कि जो जमीन की वैल्यूएशन होगी, मान लीजिए जमीन की वैल्यूएशन 1 लाख रुपए है, तो आपको सिर्फ 10,000 रुपए देना है। ओके। और जमीन आपको मिलेगी। लेकिन जब वो कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई और उमा भारती मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने वो नियम बदल दिया। वो 16 समाज को कहा कि आपको कोई कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको 100% जमीन की कीमत देनी पड़ेगी, जो वैल्यूएशन है। बस ये है कि उसको हम 4 किस्तों में डिवाइड कर देंगे। अच्छा। फिर वो हो जाता ना साहब कि ये तो समाज कांग्रेस का है और ये समाज बीजेपी का है। उस पार्टों में वो देवास समाज पिसा गया, और वो जमीन हमारे हाथ से चली। अरे बाप रे, मतलब पैसे नहीं भर पाए हम लोग? नहीं, पैसे तो भरने को तैयार थे, लेकिन वो जो उमा भारती थी, उन्होंने कहा आप 17 लाख की जमीन थी, तो 17 लाख ही भरो। 1,70,000 रुपए कांग्रेस ने अधिकृत करे थे। तो 17 लाख भरना मुश्किल था हमारे लिए। हाँ, मुश्किल था। अब 36 परिवार 17 लाख रुपए कहाँ से एकत्र? कहाँ से लाए, सही बात।
उसमें सबसे फाइनेंशियल दिक्कत थी ना, और सब देवास में पहले, आज तो स्थिति मजबूत है, लेकिन पूर्व में जब हमारे ससुर साहब थे, आज से 15-20 साल पहले, तब वो स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी। सब लोग मतलब अपना परिवार सही साथ चला लेते थे, लेकिन इतना धन एकत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि 17 लाख को अगर अपन 36 में डिवाइड करेंगे तो हजारों रुपया उनको देना पड़े। आज और जो जनसेक पत्रिका निकलती है जी ना, जी, सर्वशाली विचार अभी सर्वशाली लॉकडाउन में बंद है। जो मतलब उस पत्रिका में भी कुछ योगदान आपके स्वर्गीय ससुर जी का रहा है, ऐसा मैंने मतलब कहीं हाँ पर हाँ, ऐसा कुछ सुना। उन्होंने मतलब उसका पहला अंक उनकी राशि से ही निकला है, और वो उनकी 5 लड़कियां हैं, पांचों लड़की सक्षम है। और ये जो हमारी श्रीमती जी है, इन्होंने मतलब उनकी स्मृति में पांचों बहनों ने वो पत्रिका निकाली कि, और पत्रिका निकालने का मूल उद्देश्य ये था कि मध्य प्रदेश में साली समाज के लोग आपस में पान की दुकान पे, चाय की दुकान पे मिलते थे, और पुरानी मुलाकात भी होती थी, लेकिन ये मालूम नहीं पड़ता था कि ये जो बंदा अपन से रोज मिल रहा है, ये साली समाज। मेरा मेरे एक छोटा सा मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। मेरा एक बालक है, और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में था, उसके साथ एक दोस्त इंदौर से आता था, तो बोले पापा आज वो उसकी बस निकल गई और लेट हो गया, तो मैं उसको घर पर लेकर आऊं क्या, सोने के लिए, कि सुबह हमको दोनों को कॉलेज जाना है। जब वो घर में आया, तो घर में उसने बड़ा सा फोटो देखा भगवान जीवेश्वर का, तो उन्होंने उससे बालक से प्रश्न करा, बोले यार ये फोटो तुम्हारे घर में क्यों थे, तो उन्होंने कहा यार ये हमारे समाज के मतलब भगवान है। देव है। तो बोले यार हमारे भी तो समाज के देव है। मालूम पड़ा कि वो उज्जैन इंदौर साली समाज का जो उसके पिताजी थे, वो तो उन्होंने उसको उनका नाम लिया। मालूम पड़ा कि वो 5 साल से बालक के साथ पढ़ रहा, उसको यही नहीं मालूम कि हम एक समाज। तो ये विडंबना क्या मध्य प्रदेश में ज्यादा देखी गई। एक दूसरे के इंदौर क्या कर रहा, देवास क्या कर रहा, बुरहानपुर क्या कर रहा, वहाँ की गतिविधि क्या हो रही है, वहाँ एक दूसरे से लोग प्रेरणा कैसे ले, इसको दृष्टिगत रखते हुए हमने ये सर्वशाली विचार पत्रिका, जिसमें सभी साली आ गए, अहिर साड़ी हो, सूत साड़ी हो, टिप्पल साड़ी हो, सकोत साड़ी हो, सभी साली समाज के विचार, उनकी गतिविधियों का समावेश उसमें आ गया है, ताकि भगवान मतलब जीवेश्वर भगवान को सब लोग जान सके। क्योंकि आजकल की नई पीढ़ी जीवेश्वर भगवान का फोटो ही नहीं जानती, बहुत से लोग ये जीवेश्वर भगवान है। तो कहीं कहीं जाओ तो मालूम पड़ता कि यार ये कौन से देवता है, ताकि वो पत्रिका जब उनके टेबल पे हर महीने पड़ी रहेगी, तो कम से कम एक दिन तो उठाकर उसको देखेंगे, पढ़ेंगे कि भगवान जीवेश्वर का क्या चरित्र है, हम किस वंश के हैं। और सबसे मेन बात है कि साहब हम तो जिस वंश के, अपन सब जिस वंश के हैं, हम उनकी नगरी में ही रहते हैं, और उनकी भी नगरी में रहते हुए अगर ये सबको एक करने का काम हम लोगों ने इस पत्रिका के माध्यम से करा, और हम काफी हद तक उसमें सफल भी हुए। भोपाल के कार्यक्रम उसमें आए, भोपाल में किस तरह जीवेश्वर जयंती बनती है, बुरहानपुर में किस तरह बनती है, इंदौर में किस तरह बनती है, उज्जैन में किस तरह बनती है, इन सब लोगों का अनुसरण करके और हम लोगों ने ये पत्रिका निकाली। अच्छा, साड़ी समाज के सोशल वर्क में आपका एंट्री कब हुआ? मैं साली समाज में मतलब 1985 के अंदर, जब मैं 22 साल का था, ओके। जब हमारे बड़े भैया जो थे राजा भाऊ घाटे, वो समाज में ज्यादा एक्टिव थे, समाज में जाते थे आते थे, उनके साथ में वो भी मुझे ले जाते थे। और उस बीच में जब समाज का कार्यक्रम एक आयोजित हुआ था 14 नवंबर 1989 को, नेहरू जन्म शताब्दी वर्ष में, उस समय एक पत्रिका समाज ने निकाली थी, और उस समय अध्यक्ष भोपाले साहब थे, और उन्होंने एक पत्रिका निकाली थी कि सभी समाजों के जो विचार है, समाज जनों के जो विचार है उसमें मेल खाए। और कुछ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी उसमें हमने उस पत्रिका में लिखा था, और और सभी से सर्वसम्मति से उस समय मुझे उस पत्रिका का उन्होंने प्रधान संपादक चुना था। और मतलब मैंने ये समझो कि 27-28 साल की उम्र में एक पहली पत्रिका समाज की निकाली थी, और उससे उपलब्धि भी हुई थी। और उसमें इंदौर के दत्ता सो भंडारे, जिन्होंने इंदिरा गांधी के साथ 17 देशों की यात्रा करी थी, वो उसके चीफ गेस्ट थे। कोलारकर जी उनके साथ भी बॉम्बे से आए थे, और उन्होंने काफी हद तक हमें प्रेरणा दी, और फिर ये समाज धीरे धीरे चलता रहा।
हेलो। आप अभी साड़ी समाज के अध्यक्ष हो उज्जैन के। जी। कितने परिवार रहते हैं उज्जैन में? उज्जैन में करीबन 70-72 परिवार है। अभी हमारे पास रजिस्टर 72 परिवार है। इसके अलावा और भी कोई नए परिवार 2-3 परिवार और मतलब इसमें शामिल होना चाहते हैं। मतलब 80 परिवार मान लो आप। हाँ, 80 परिवार। तो कम से कम कितनी संख्या हो सकती है इनकी? 1000, 1000? और मतलब जीवेश्वर जयंती करते हैं तो 250-300 लोग आते हैं उसमें, हाँ, पूरे पूरे नहीं आ तो नहीं पाते। आते ना, पूरे तो नहीं हाँ। आते। सब तो और नहीं फिर आते। हम लोगों ने पहले क्या था कि जब 89 में जो समाज चलाते थे उसमें सिर्फ शकुनशाली समाज ही था क्या, मात्र 37-38 परिवार थे। वो शकुनशाली समाज ही जीवेश्वर जयंती करता था। 1996 में इंदौर के अंदर मुझे जब बारगजे जी की उपस्थिति में देवकर जी ने मुझे अध्यक्ष बनाया, 1996 से मैंने प्रयास करा उसमें कि उसमें हमने सूदशाली समाज से लिए हैं। आज हमारी कार्यकारिणी में सूदशाली समाज से मतलब आवलेकर जी जो पूर्व अध्यक्ष है उनकी बहू हमारे इसमें है। आहिर सारी समाज से भी हमारे इसमें सूर्यवंशी जी और ये लोग शामिल है। अपने जीतू वराड़े जी भी हमारी पत्रिका के वो संपादकीय मंडल में थे। तो ऐसा करके हमने आंध्र प्रदेश से आरकट परिवार को हमने लिया, जो आंध्र प्रदेश से ये हुबली तरफ से जो आते हैं उनको, इन सबको हमने सभी जितने भी साली समाज है उनको सबको एकत्रित करके संख्या 70-72 तक बढ़ी। वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का मकसद यही है कि जो व्यक्ति भगवान जीवेश्वर को मानता है, जिसका भगवान जीवेश्वर है, वो साड़ी, ये हमारे एक डेफिनेशन हमने बनाई हुई है। और वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जी। कि सभी साड़ियों को यहाँ पे स्थान है। हाँ। अच्छा, मुझे बताइए कि उज्जैन साड़ी समाज में हर साल किस प्रकार प्रोग्राम होते हैं और कौन-कौन से प्रोग्राम होते हैं? इन साली समाज में यदि अपन महा जनवरी से चले तो हल्दी कुंकू का कार्यक्रम होता है, और उसमें हल्दी कुंकू कार्यक्रम में महिलाओं के साथ पुरुषों को भी आमंत्रित किया जाता है। जिन महिलाओं ने मतलब समाज में उपलब्धि प्राप्त करी है उनको सम्मानित किया जाता है। और उसमें अन्य प्रतियोगिता महिलाओं की होती है, रंगोली है, रस्सी कूद है, मेहंदी प्रतियोगिता है, और पूरा महिलाओं का एंजॉय रहता है। पुरुष तो उसमें मतलब एक मुख्य दर्शक के रूप में सम्मिलित रहता है। इस बार भी हमने महिलाओं का 7 फरवरी को कार्यक्रम करा है हल्दी कुंकू का। पिछले बार 19 जनवरी को करा था। इसके बाद हम चलते हैं तो फिर इधर जीवेश्वर जयंती करते हैं। जीवेश्वर जयंती में भी जो बाल प्रतिभाएं रहती हैं, तो समाज के वरिष्ठ लोग रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, और ऐसे लोग जिन्होंने विशेष उपलब्धि प्राप्त की हो उनका भी हम सम्मान करते हैं। जिसे हमने अभी एक जो हाट ठेला चलाते हैं, सब्जी का बिजनेस करते हैं, अरविंद असल मोल करके है, उनका एकमात्र लड़का है और उन्होंने उस लड़के को देश के लिए समर्पित कर दिया, मतलब उसको सेना में भेज दिया। ये मतलब ये तो मामूली बात थी। एक दिन मैं उनके घर गया तो दोनों मियाँ बीवी ने बताया कि वो हमारा तो बंटी जो है वो हमने से वो सेना में चला गया। तो मैंने कहा यार आप दोनों हो और आप दोनों यहाँ रहते हो, आपको कुछ हो गया आपने उसको सेना में भेज दिया। तो हमने उनका भी सम्मान करा कि ऐसे माँ बाप का दिल जो अपने बेटों को सेना के लिए समर्पित कर दे, देश के लिए समर्पित कर दे, वो सबसे बड़ा शालीय समाज के लिए गौरव की बात है। हमने उसका सम्मान करा। तो उन्होंने मुझसे यही पूछा कि घाटे साहब मेरा सम्मान क्यों कर रहे हो यार, मैं तो हाथ ठेला चलाता हूँ, आलू प्याज का धंधा करता हूँ, मेरे को। मैंने कहा नहीं, आप जैसे सब लोग नहीं, हम जैसे पढ़े लिखे लोग रहेंगे ना कि पहले हमारे बच्चे की जान की पहले परवाह करेंगे, देश की नहीं करेंगे। आपने देश की परवाह पहले करी, बच्चे की जान की परवाह नहीं। तो हम ऐसे लोगों का भी हमने सम्मान करा है। और इसके बाद 2010 में हमारे यहाँ सांसद आए थे अपने समाज के, जो पाटिल साहब है, सुनील पाटिल जी, वो भी उस कार्यक्रम में थे। और हमने हमारी व्यथा बताई उनको कि हम इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, 50-60 साल हो गए हैं, और मध्य प्रदेश में हमारा समाज छोटा है, आप कुछ करिए। तो उन सांसद ने 10 लाख रुपए की घोषणा देने की घोषणा सांसद निधि से की थी। इसके साथ ही हमने उनसे एक निवेदन और करा था कि हमारा दुर्भाग्य यह है कि हम शिव पुत्र हैं, शिव जी के वंशज हैं, और ये बाबा महाकाल की नगरी है, और हमारा दुर्भाग्य देखो कि हमें बाबा महाकाल से अछूत है। तो सांसद ने बोला कि तुम क्या चाहते हो,
तो आपके बोलने का तात्पर्य क्या है? क्योंकि हमारे बोलने का तात्पर्य है कि हमारे जो इष्ट देव, उनकी उत्पत्ति भगवान के जिह्वा से हुई है और हम जीवेश्वर जी के वंशज है, यानी शिव जी के वंशज। यहाँ पे बाबा महाकाल की शाही सवारी निकलती है और पूरा भारत से लोग उसमें आते हैं और उसका मतलब इंडिया के जितने भी डायरेक्ट सीधा प्रसारण करने वाले दूरदर्शन से लेकर जी टीवी है, वो आज तक सभी करते हैं, लेकिन हमारे समाज को उससे अछूता रखा गया। हम चाहते हैं कि उसमें भगवान जीवेश्वर की पालकी निकले। तो 2000 से लेके 2010 से लेके आज तक हम भगवान जीवेश्वर की पालकी शाही सवारी वाले दिन निकालते। उसमें पहले ठेले पे निकालते थे, फिर धीरे धीरे ऑटो पे आए, फिर उसके बाद अब फिर अब मेटाडोर पे आए और अभी 2 साल पहले, पिछले साल तो निकली नहीं, तो बढ़िया अच्छी बैंड की गाड़ी पे हमने सवारी निकाली और जीवेश्वर भगवान का फोटो लाखों लोगों के बीच में जाता है और उसमें लिखा जाता है सौरवशाली समाज, उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो बड़ा गर्व, सीना बिल्कुल छाती जो है 56 इंच की हो जाती है कि मात्र एक ही समाज ऐसा था उसमें। उज्जैन की महाकाल की सवारी आपने देखी होगी कि बड़ा, जिसने देखी वो सौभाग्यशाली समझता हूँ उसको। उसमें हम शाली समाज को अवसर दिलाने वाले वो सांसद प्रेमचंद गुड्डू और तहसीलदार सुनील पाटिल जी, जिनका मैं इस आपके माध्यम से आभारी हूँ, जिन्होंने आज हमें यह हमको गर्व से सिखा दिया। और आश्चर्य की बात है कि शाली समाज के लोग भी वहाँ वो सवारी को देखते थे, इंदौर वाले भी आते थे, देवास वाले भी आते थे। अरे अभी अपने जीवेश्वर भगवान का फोटो जा रहा है, अरे ये तो फलाने दिख रहे हैं, अरे शाली समाज के हैं। तो देवास के समाज के लोग भी जुड़े आके, और मतलब जब निकलते हैं साहब तो बहुत ही ऐसा लगता है कि कोई समाज की एंट्री नहीं है, बाकी वो पाटिल साहब ने और सांसद जी ने मिलके और जीवेश्वर भजन मंडली के नाम से एंट्री कराई। बड़े अक्षरों में फोटो रहता है, होर्डिंग रहता है और उसमें हम लोग निकलते। तो ये बाबा महाकाल की सवारी कब निकलती है? साल में एक ही बार निकलती है क्या? हाँ, साल में एक बार सावन के अंतिम सोमवार, मतलब सावन का जो सोमवार चले जाता है, भादों का जो दूसरा सोमवार आता है उसके आखिरी सोमवार को निकलती शाही लेकिन सवारी निकलती। बाबा महाकाल की सवारी में तो बहुत भीड़ होती है, बहुत भीड़, लाखों पूरा में शहर लोग। उमड़ आता है वहां पे। अब वो सब आप है ना, मतलब देख ही नहीं सकते, इतनी भीड़ रहती है सब। मतलब ये पूरा मध्य प्रदेश से लोग आते हैं, बाहर से भी आ जाते हैं 3-3 4-4 दिन पहले गाड़ियां तो लेके। एक इच्छा है, जी कोरोना की महामारी खत्म हो जाने के बाद में जब भी बिल्कुल बिल्कुल बाबा साहब, हमारा महाकाल निवेदन की है कि सवारी आप निकलेगी तो हम महाकाल की जो सवारी निकलेगी उसमें जो जीवेश्वर भगवान की पालकी निकलती है, उसके लिए मैं आपको अभी से आमंत्रित कर देता हूँ। मुझे आमंत्रित आप करिएगा, उसमें मैं आए, जरूर आऊंगा। और उसमें हमें भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने तो ऐसे अवसर देखे हैं कि सवारी की हमने अनुमति तो ले ली, लेकिन कभी कभी समाज के ही लोग नहीं रहते। नहीं बिल्कुल, हम इस जो मैं आऊंगा उस मतलब आप मानोगे गोविंद राव जी आरकाटे उपाध्यक्ष है, वो ठेला धका रहा है और मैं उनके साथ चल रहे। हमने दूसरे समाजों से लोग लाके भीड़ नहीं, अभी जुटाई। ऐसा नहीं होगा, अभी हजारों की तादाद में लोग वहां पे आएंगे, मैं हाँ नहीं, आपको आश्वासित अब तो करता हूँ। जागृति हो गई, आते हैं लोग। क्योंकि नहीं, इसके मैं देवी और सज्जनों में एक बात आपको कहना चाहूंगा यहाँ पे कि भगवान जीवेश्वर जी है वो शिव पुत्र है, मतलब भगवान शिव के जिह्वा से उनका जन्म हुआ है, इसलिए हम जीवेश्वर कहते हैं। और बाबा महाकाल की नगरी मतलब महाकालेश्वर जो है शिव है, और उनकी जो सवारी निकलती है, आप कभी उज्जैन के अगर महाकाल बाबा महाकाल की सवारी अगर देखोगे तो उसमें पूरा शहर इतनी भीड़ होती है कि हाँ बहुत भीड़। देखने को भी नहीं मिलती इतनी। और उस सवारी में, बाबा महाकाल की सवारी में उनके ही सुपुत्र भगवान जीवेश्वर की भी सवारी उनके पीछे पीछे होती है ना, हाँ पीछे रहती है, नहीं पीछे। आगे रहती है, उनके आगे रहती है। अच्छा, सवारी आगे आगे रहती है और वो जो बाबा महाकाल की सवारी वो सबसे आगे में रहती है साहब। अच्छा आखिरी में रहती है, मतलब हाँ बाबा आखिरी में रहती है, सवारी के पहले आगे उनका पुत्र चलता है तो भगवान बाद जी में फिर बाबा ये महाकाल चलते हैं। अपने लिए नहीं, केवल उज्जैन साड़ी समाज के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के साड़ी समाज के लिए नहीं, भारत के साड़ी समाज के लिए भी नहीं, ये इंटरनेशनल लेवल पे मतलब पूरा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर साड़ी समाज के लिए ये गर्व और अभिमान की बात है। और उन्होंने जब प्रेमचंद गुड्डू सर का नाम लिया,
सुनील पाटिल जो तहसीलदार, आज भी उज्जैन में तहसीलदार है अपने साड़ी जी समाज जी। के, हाँ आज भी। हमारे भी रिश्ते में लगते हैं वो। जी जी। उनका बहुत योगदान रहा और मतलब विजय घाटे जी ने अगर ये रिक्वेस्ट उस समय सांसद महोदय से अगर ना की होती तो शायद वो पालकी हमारी भी सवारी, भगवान जीवेश्वर की सवारी उसके साथ में नहीं निकलती। लेकिन सर हाँ अगली बार मैं और मेरी पत्नी, आप मुझे बिल्कुल 1-2 महीने पहले बता दीजिएगा, मैं जी और जी जी जी। पत्नी उस बिल्कुल बिल्कुल साहब, आमंत्रित हो। सवारी में बिल्कुल सम्मिलित होंगे। जी। और ये चाहूंगा कि मध्य प्रदेश के काफी लोग वहां पे आए, महाराष्ट्र से भी लोग आए, उज्जैन भी देख लेंगे क्योंकि उज्जैन ऐसे भी देखने लायक तो है ही बिल्कुल। उज्जैन घूमना हो तो मुझे लगता है कि बहुत सारे मंदिर उज्जैन में है, उज्जैन देखना हो 2-4 दिन तो अधूरे पड़ जाएंगे। लोग अब अपनी व्यवस्था तो करेंगे, हम लोगों को भी आह्वान करेंगे और ये जो है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन इसका प्रोमो करेगा और लोगों को बताएगा कि देखो भगवान शिव पुत्र के जो भगवान शिव के पुत्र भगवान जीवेश्वर की सवारी पालकी जो है बाबा महाकाल की सवारी के आगे निकलती है। ये भी एक इतिहास बन के रहेगा साड़ी समाज में और हम इसको जरूर स्थान देंगे। अच्छा, इसमें साहब एक बात मैं बताना चाह रहा था, ये जो सवारी निकलती है इसमें मात्र 30 लोगों को अनुमति रहती है। वो 30 लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर ये पूरे देना पड़ते हैं। फिर उनको हमको परमिशन मिलती है और वो दल प्रमुख को एक कार्ड मिलता है। वो कार्ड जैसे दल प्रमुख का कार्ड उनको मिलता है, अध्यक्ष को जैसे मेरे नाम से हर साल इश्यू होता है। उसके बाद हम लोग कार्ड छपाते हैं, उन सबके गलों में वो कार्ड डाल देते हैं, तभी वो व्यक्ति आ सकता है जिनके गले में कार्ड है। लेकिन तो बाहर दल से तो जैसे देख सकते हैं ना, बाहर से तो देख सकते हैं ना। नहीं नहीं, मतलब जैसा आपने बोला ना, तो मैं वैसे आप दोनों का तो नाम डाल ही दूंगा। हाँ, लेकिन आप बाकी जो लिस्ट अगर रहेंगे लोग ना, आते हैं तो बाहर से भी देख सकते हैं ना उसको, अगर सम्मिलित नहीं नहीं हो। बाहर से भी देख सकते हैं, लेकिन साथ में अपन बाबा महाकाल को साक्षात लेके जा रहे हैं। यस यस अपने यस, पिताजी की माल की यात्रा में अपन निकल रहे हैं, तो अपने लिए तो सौभाग्य की बात। सौभाग्य की बात है, जरूर ही सम्मिलित होऊंगा। तो मतलब ये जानकारी मैंने इसलिए बताई कि अगर अदर्स और कोई अगर इसमें सम्मिलित होना चाहता है तो वो मोबाइल नंबर, नाम, पता दे दे। उज्जैन वाले तो बहुत रह चुके हैं, बाहर वाले आएंगे तो उनको देखने बिल्कुल में भी सर, अच्छा लगेगा। तो बिल्कुल। मोबाइल नंबर और नाम पता हमारे पास आ जाएगा तो बिल्कुल हम। सर, मैं हिंदी, इंग्लिश और मराठी में इसके एक पोस्ट बनाऊंगा 2-3 महीने पहले, बाबा महाकाल की सवारी के पहले उसको जी पोस्ट करूंगा और मेरे पास में जितने नाम आएंगे, जो भी लोग वहां पे उज्जैन में आएंगे, हम उन्हें जरूर सम्मिलित करेंगे आपके साथ में और जी हमारे जी। लिए ये गर्व और अभिमान की बात रहेगी। ये तो हमारा सौभाग्य रहेगा कि बाबा महाकाल की सवारी में भगवान जीवेश्वर की भी हमारी पालकी हाँ निकाली जाती है और उसमें हम सम्मिलित हो रहे हैं। आपके 2 सुपुत्र है शायद? हाँ, 2 बालक हैं। आपको कन्या नहीं बड़ा, है? एक बड़ा है, कन्या नहीं है, कन्या। कन्या नहीं, अच्छा। उससे अछूता हूँ साहब कन्या से। लक्ष्मी मेरे यहाँ नहीं है, बस। 2 बालक है, एक बड़ा बालक लक्ष्मी है दिल्ली ना, में। पास में बैठी है आपकी लक्ष्मी। हाँ, ये तो गृह लक्ष्मी है। और पुत्री जो रहती है वो दूसरी लक्ष्मी नहीं, रहती ये है, भी दूसरी। लक्ष्मी है क्योंकि आपके पूरे जीवन काल में जी इन्होंने आपको बहुत संवारा होगा। जी जी, बिल्कुल साहब, आज मतलब मेरे को तो आपके पर्सनली गुण साथ दिया इन्होंने। अवगुण, आपके हाँ गुण अवगुण इनके साथ आपको स्वीकारा है इन्होंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। क्योंकि आज जो विजय घाटे जी है तो वो उनकी बदौलत है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उनका भी सही बात। योगदान रहा होगा उसमें। इसमें कोई अतिशयोक्ति है साहब आपके इस कथन में, मैं आपका समर्थन करता हूँ इस बात पे। क्योंकि आपको इन्होंने बढ़ावा ना देते बहुत तो साथ आप घर दिया में बैठ मुझे। जाते। जी, आपको बढ़ावा ना देते तो आप घर में बैठ जाते। घर में बैठ जाए, ये बिल्कुल तो सही। ये बोलते कि ये कहाँ लगा के रखा है आपने समाज का, चुपचाप घर में रोटी बिल्कुल रोटी सही। तोड़िए और अपने अपने वो अपने घर वो की सेवा कहावत है करिए। नहीं कि साहब एक सफल पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है। ये है। जैसे आप निशा जी को अपना वो मानते हैं, प्रेरक, तो मैं इनको मानता हूँ। आप वैसे भी विजय है और मैं भी शादी विजय अच्छी है। है। नमस्ते भाई नमस्ते। कैसे हो आप? बस बढ़िया है, बढ़िया। आप कैसे हैं? हम भी ठीक हैं। विजय घाटे जी, जी मध्य प्रदेश साड़ी समाज में भी आपका बहुत नाम है, मतलब कहीं जी भी जी जाओ, बुरहानपुर चले जाओ, महेश्वर चले जाओ, देवास चले जाओ, इंदौर चले जाओ, तो उज्जैन का जी। नाम निकालते ही विजय घाटे जी का नाम तो बिल्कुल सामने आ ही जाता है। हाँ साहब, वो देवकर जी के साथ में बहुत काफी समय से जुड़ा हूँ, 1996 से। और उसके पहले उज्जैन से जुड़ा था, और फिर देवास में भी 2 आयोजन हुए हैं। तो दोनों आयोजन का प्रमुख भी मुझे ही बनाया था।
उस समय पहले अपने संपत राव जी पाटनकर थे अध्यक्ष, उसके बाद वो प्रभाकर बेखार हुए, तब जमीन आवंटन हुई थी और मंत्री जी आए थे उसका भूमि का उद्घाटन करने। तो देवास से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, वहां से भी लगा हूँ। मेरी इच्छा है कि उज्जैन के साथ साथ देवास का भी उद्धार हो, क्योंकि बिल्कुल मेरा सर। ससुराल है वो, और उस ससुराल में कुछ तरक्की होनी चाहिए। जैसा आप हमारे लिए फिक्र रखते हैं, मेरी भी फिक्र देवास के लिए रहती बिल्कुल सर, मैं एक्चुअली 2-3 महीने पहले आया था, एक मीटिंग भी हमने की थी। है। जी जी मेरी योजनाएं थोड़ी सी कठिन है, जी थोड़ी सी कठिन है, उसको इम्प्लीमेंट होना, कार्यान्वित होना इतना सहज नहीं है। उसके लिए बहुत बहुत बड़ा मतलब आत्मसमर्पण चाहिए, बहुत बड़ी हाँ हिम्मत चाहिए उसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। वैसे तो वह हम देवास में तो चालू कर ही रहे हैं, ऑलरेडी जी देवास में हमको जगह भी मिल गई है, एक 300-400 स्क्वायर फीट की जगह भी है वहां पे देवास में, जगह मिल भी गई है हमको। लेकिन ये कोरोना की महामारी में मैं थोड़ा सा रुका हूँ घर पे। जैसे ये कोरोना की महामारी खत्म हो जाएगी तो मैं एक सत्र लेने वाला हूँ देवास में। जी देवास के सारे भाइयों बहनों को, युवा युवतियों को, विद्यार्थी विद्यार्थिनियों को हम वहां पे बुलाएंगे और उनके साथ में मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा 2-4 घंटे की। तो अच्छा उसके बाद में मेरी जो योजना है वो कार्यान्वित करने का प्रयास हमारा देवास में होगा। अच्छा क्योंकि देखिए सर जी कि मूलतः बात ऐसी है कि ये सब कुछ करना कोई एक व्यक्ति का काम नहीं है, विजय वक्ते का काम नहीं है, निशा वक्ते का काम नहीं है। इसके लिए बहुत सारे लोगों के हाथ चाहिए, बहुत सारे हैंड्स चाहिए। और देवास में अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम उज्जैन में भी इसको शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल लेकिन करेंगे जरूर। थोड़ा सा नकारात्मक भाव अगर हमारे मन में रहेगा तो हम इसको निकाल देंगे पहले। एक नकारात्मक अगर हमारी कहीं सोच छोटी छुपी हो हमारे मन में तो उसको तो पहले तो हमको निकाल देना चाहिए। और धीरे धीरे थोड़ी प्रगति तो अपनी, विकास तो ऐसा हो ही रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जैन समाज जैसा हमारा विकास हो, मारवाड़ी जैसा विकास हो, गुजराती समाज जैसा हमारा विकास हो, ऐसा मुझे लगता है। सर जी 2-2.5 साल से आप हमको जानते हैं, हमारे परिवार से भी जुड़े हैं, वर्ल्ड साड़ी जी फाउंडेशन जी के परिवार से भी जुड़े हैं सर जी। जी जी पहले प्रोग्राम में तो आपको पता ही नहीं था, मतलब इतनी जानकारी भी नहीं थी आपको कि वर्ल्ड हाँ, साड़ी फाउंडेशन क्या है ये वगैरह तो वगैरह। जानकारी में था, मुझे बता दिया था हाँ, आपने, सुनील वक्ते जी ने। हाँ। 2017 में शायद आपने शुरू या करा था वर्ल्ड अक्टूबर वर्ल्ड साड़ी को। 2017 में, तो यस यस। मुझे बताया था कि यार 2000 वो कार्यक्रम है, वो तो आपका बताया था विजय वक्ते जी है, वो कार्यक्रम वो रखा है वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन का। मैं इंदौर गया था, तो अच्छा। मुझे कोई दिखा नहीं, तो मैंने फिर वो मनोहर आत्मा ने उनके घर गया था, मतलब रास्ते में पड़ता, तो उनसे मिला, तो बोले यार वो वक्ते बंधु तो सब बॉम्बे में है और वहाँ ऐसा ऐसा वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन की स्थापना हुई थी। क्योंकि अच्छी बात है वो स्थापना हुई थी। एक्चुअली और मेरी जान अच्छे पहचान इतनी नहीं थी, जैसा जैसा लोगों से जुड़ता रहा हूँ वैसे उनको पकड़ के रख रहा हूँ अभी। हाँ, नहीं नहीं था वो, आपके आपके जो कार्य करने की शैली है, कोई प्रभावित हो या नहीं हो, बाकी हिंदुस्तान में मैं आपसे बहुत प्रभावित। धन्यवाद। आपकी जो शैली है, जो तरीका है, वो बिल्कुल मुझे सब पसंद आया। कि अगर अपन कुछ नहीं कर सकते हैं तो जो अपना दिमाग है, उस दिमाग के माध्यम से हम लोगों को एकत्रित कर सकते हैं, संगठित कर सकते हैं। और वो जो शैली है आपकी, वो वाकई प्रशंसनीय है। ऐसा नहीं कि मैं आपके मुंह पे ही बोल रहा नहीं, अब तो लाइव देख रहे हैं लोग, तो हूँ। लाइव देख आप है ना, इसको टेस्ट भी कर सकते हैं किसी के माध्यम से। आपके हिंदुस्तान में तो बहुत सारे लोग प्रशंसक है और समर्थक है, आप किसी से भी बुलवा सकते हैं कि वक्ते जी क्या कर रहे हैं, तो मेरे उनके प्रति क्या संवाद रहेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको देख के आप मेरे सामने हैं तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूँ। बाकी मैंने मिसेज को भी बोला कि उनके जो काम करने की शैली, जनरली क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि कार्यक्रम कर लिया, ये कर लिया, लोगों को बुला लिया, भाषणबाजी हो गई, वह बड़े बड़े भाषण दे दिए, वो घर चले गए। वो आप में वो शैली नहीं। मतलब आप जैसे ये देवास में आपने लिया, इंदौर का इंटरव्यू लिया, तो पाटनकर जी, कोल्हापुर जी, मेरा इंटरव्यू लिया, तो इन लोगों के कार्य करने की शैली और पद्धति और उनके तरीके, ये सब एक दूसरे से पूरे वर्ल्ड में मुखातिब हो रहे हैं लोग, उनको सीखने को मिल रहा है। मतलब ये भी पत्रिका के माध्यम से मेरा ही एक वो था। तो बहुत से लोगों ने बोला समाज में क्या होगा पत्रिका को, आपको भी बोला होगा क्या होगा, पाठशाली फाउंडेशन से आप इंटरव्यू ले लो क्या होगा, लेकिन उसका क्या असर होगा नई पीढ़ी पे, वो एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति ही समझ सकता है।
सभी के समझने की वो लोगों को उत्तम लगता भाषा होगा ही है। कि ये क्या कर रहे हैं विजय वक्त, विजय घाटे जी का इंटरव्यू ले रहे हैं पाटनकर हाँ जी, हाँ, लेकिन क्या मैं क्या लोगों होगा को उनका, जोड़ तो रहा हूँ। उज्जैन में रहते हैं, ये बॉम्बे में रहते हैं, फोकट ये समय खराब कर रहे हैं सबका भी और अपना भी। तो अब इससे नहीं क्या नहीं, एडवांटेज है वो मालूम पड़ता है ना, कि देवास वालों ने क्या करा, इंदौर वालों ने क्या करा, बुरहानपुर यस में सर, क्या हुआ। यस, डेफिनेटली तो डेफिनेटली। उसका अनुसरण हम तो कर सकते हैं, या हमारा अनुसरण वो कर सकते नहीं, ये तो जैसे अभी तो ये तो फेसबुक संवाद जो हो रहा है हमारा, ये तो लाइव हो रहा है, लोग देख रहे हैं हम लोगों को। और ये जो है फेसबुक संवाद जो है, ये कल भी देखेंगे, परसों देखेंगे, देखते ही रहेंगे, यूट्यूब पे भी हैं। देखेंगे। और ये जो कार्य है उज्जैन साड़ी समाज का, विजय घाटे जी का, साड़ी समाज उज्जैन का, ये कार्य दुनिया में पहुंचेगा, लोगों को भी पता चलेगा कि क्या कैसा कार्य। आज देखो एक बात हमारे सामने आ गई, एक कि बाबा महाकाल की सवारी के साथ में अपनी भी भगवान जीवेश्वर की सवारी निकलती है। बहुत बड़ी बात है सर, ये बहुत बड़ी बात है, मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। इट्स अ वेरी वेरी अमेजिंग। और इनकी सवारी साहब पूरे हिंदुस्तान में उज्जैन में निकलती है। या पटना बिल्कुल आरती भी उज्जैन में ही होती है और कहीं नहीं सर होती। जी, पहली बात तो ये कि मूलतः उज्जैन के महाकालेश्वर देवस्थान के जो अध्यक्ष है वो कलेक्टर होते हैं, जिलाधिकारी है ना, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। और मैंने देखा उज्जैन का, मतलब अगर वो जैसे हम तिरुपति में दर्शन करते हैं वैसे 4-4 5-5 घंटे की लाइन लगती है उज्जैन में महाकाल का दर्शन। अगर मुझे भी अगर करना हो तो मैं वीआईपी में चला जाता हूँ, तब कहीं मेरा दर्शन होता है। अन्यथा अगर मैं लाइन में खड़ा हो गया तो 2-2 4-4 घंटे लग जाते हैं। मतलब बड़ी बड़ी सवारी होती है, और उसमें अपने को स्थान मिलना, ये बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हाँ, वो तो पहले महाकाल की सवारी में साहब 250 से ऊपर दल थे, आज 63 रह गए। 2 साल पहले स्थिति थी 63। यानी अगर आपने कंटिन्यूटी नहीं रखी, 1 साल का गैप कर दिया, तो आप बाहर हो जाओ। कितनी बड़ी भी तोप आपके साथ हो, कोई या भी नहीं, यस को यस, नहीं ले, क्योंकि नहीं वो जितना भीड़ी इतनी उमड़ती है, उनको भी थोड़ा हाँ, पब्लिक। उनको कम करना पड़ता, तो वो जो आपका आपका एक विचार आपने बोला था कि आपकी कार्यशैली मुझे बहुत पसंद आती है। सर 2-3 बातें मैंने खुद को मतलब बांध लिया हुआ है। पहली बात यह है कि 10 आदमी ना जुड़े चलेगा, जी 10 आदमी हमसे ना जुड़े चलेगा, लेकिन हमारे पास में आया हुआ एक व्यक्ति हमसे दूर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि मैं बहुत ही विनम्रता से रहता हूँ। जी अगर कोई मुझे गाली भी दे देना तो भी मैं हंस के बस देखते रहता हूँ, बाकी कुछ नहीं करता हूँ, मुझे उसका बुरा नहीं लगता है। हाँ, बिल्कुल, ये तो महसूस करा क्योंकि मैंने ये अपने गाली का, उज्जैन। देखिए गाली का स्वीकार अगर मैंने किया तो मुझे लगेगी, है ना। नहीं ऐसा हुआ नहीं है कभी, मतलब, लेकिन मैं बोलता हूँ आपको कि अगर किसी ने मतलब कोई उल्टा सुल्टा मुझे बोल भी दिया तो उस बात का मुझे ज्यादा बुरा नहीं लगता है, मैं ज्यादा मन पे नहीं लेता। बहुत ही विनम्रता से हर व्यक्ति के साथ में बहुत ही विनम्रता से रहता हूँ। और दूसरी बात है कि नकारात्मक विचारों के लोगों से मैं बहुत दूर भागता हूँ। हाँ आपने देखा भी होगा वो। हाँ हाँ, वो आप उज्जैन में मैं नकारात्मक विचार करने वाला व्यक्ति अगर मेरे पास में आए ना, तो मैं खुद उससे दूर भाग भाग लेता हूँ। मैंने कहा भैया भाग ले यहाँ से पहले, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग लोग जो होते हैं उन कितना भी कोई भी प्रॉब्लम का कितना भी सॉल्यूशन उनको दो, उस सॉल्यूशन में उनको प्रॉब्लम ही नजर आती है। प्रॉब्लम ही नजर आ, वो तो खुद करते नहीं हाँ, है। तो कोई जो ऐसे करता है ना, ऐसे हाँ, उसको भी है ना, ऐसा माइंड डिस्टर्ब कर देता है कि वो भी काम करना बंद कर। नहीं नहीं, तो इसलिए मैं तो पहली बात ये है कि मैं ऐसे लोगों से जल्दी जुड़ता नहीं हूँ। और अगर जुड़ गया और पता चला तो फिर मैं उससे थोड़ा दूर भाग जाता हूँ कि मैं कहता हूँ हाँ कि क्योंकि ये संस्था के लिए बहुत ही ये होता है, मतलब हाँ, कि ये तो अब हानि समाज हानि को अपन हानि लेके चल रहे हैं, हानि पहुंचाने वाली बात होती है। अपन समाज को लेके चल रहे हैं, तो कम से कम नुकसान यस समाज का ही होगा, यस। अपना व्यक्तिगत नहीं होगा ना, उसका व्यक्तिगत सर वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के बारे में क्या भावना है आपकी? होगा। मेरे साहब अभी बता ही दिया कि आपकी कार्यशैली से मैं प्रभावित हूँ। आप जो काम कर रहे हैं, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। जब जहाँ जब भी आप आदेश करेंगे, आपके साथ रहेंगे, और आपके जो लोगों को एकत्रित करने की भावना है। हमने तो उज्जैन में ही एकत्रित करा, आप तो पूरे दुनिया में सबको एकत्रित कर रहा है, तो सोच लीजिए कि कितना बड़ा काम। यानी शिव जी के वंशजों को एक साथ एकत्रित करना, साली समाज के लोगों को एक बिछाव पे बिठाना, मैं ये समझता हूँ कि तराजू में मेंढक तोलने के बराबर। कि साला एक को पकड़ो, दूसरा भग जाए, दूसरे को पकड़ो, तीसरा भग या जाए, यस यस। समझा समझा के उनको अपन परेशान हो जाते हैं। 1996 में मुझे अध्यक्ष बनाया था, और 2021 में मेरे 25 साल पूरे हो गए। इन 25 सालों का मुझे अनुभव है कि मतलब किसी को आप समझा दो, उसकी समझ थोड़े सीमित तक रहती है, फिर वापस जाकर वो सही हो। बाकी आपने तो इतना बड़ा बिड़ा लिया, मेरे से भी बड़ा,
ये उज्जैन का विजय छोटा है और मुंबई का विजय बहुत बड़ा है। अरे नहीं सर, बहुत नहीं, बड़ा आप विजय हमारे लिया है। हमारे बड़े भाई जैसे हो, आप हमारे लिए तो उसमें बिल्कुल आदरणीय ही रहोगे। तो मेरा तो ये एक ही विचार है कि जो साली समाज को एकत्रित करता है, जो संगठन को बनाता है, जो संगठन को बना रहा है, जो एक बिछात पे आ रहा है, अपन सभी मिलके उसका साथ दें। आप नहीं, आप तो कर नहीं रहे, जो कर रहा है उसका साथ दे। और ऐसा नहीं कि कोई काम असंभव है, सब काम संभव है। बस ये है कि एक दूसरे का साथ होना चाहिए, एक दूसरे का विश्वास उस व्यक्ति के प्रति आपको होना जरूरी है। समाज बंधु के नाते मेरा ऐसा मानना है कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन 2017 में स्थापित होने के बाद में लोगों की इंटर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है। हाँ, बढ़िया। आंध्रा हो, कर्नाटका हो, तेलंगाना हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या महाराष्ट्र हो, लोग एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। हाँ, जुड़ते जाओ। लोगों की ये बात पहचान हो रही है। पहचान। मैंने उन देखा सर कुछ जी कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के मुंबई में जो प्रोग्राम होते हैं, वहां पे जो लोग एक दूसरे को मिलते हैं, वो आपस में उनकी रिश्तेदारी होती है और 10-10, 15-15 साल के बाद में मिलते हैं। हम्म, एक दूसरे को पूछते हैं, भैया तुम यहाँ कैसे आ गए, यार भैया तुम यहाँ कैसे आ गए, तो सही। बताते हैं कि हम तो इस प्रोग्राम में आए थे। तो ये भी हमको आगे मिलता है कि लोगों की कनेक्टिविटी बढ़ रही है, लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं और सबको बढ़ावा देना चाहिए सर जी। हाँ, सबको ये बढ़ावा चाहता देना। हूँ कि जैसे मतलब जैसे आज मैंने आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया सर, आपको पता नहीं होगा लेकिन मेरे व्यस्त शेड्यूल से, मेरे व्यस्त जीवन में से ये समय निकाल के मेरी पूरी फैमिली कभी-कभी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फिर भी मैं इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता हूँ और वो भी मुझे साथ देते हैं, कहते हैं कि ठीक है आज ले लो। आज सर, आज अभी आपका इंटरव्यू हो जाने के बाद में वापस 8 बजे अशोक सातपुते जी का बुरहानपुर से इंटरव्यू, हाँ, बिल्कुल। मतलब 4 घंटे मतलब 5 घंटे समय देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, बहुत बड़ी बात। मैं भी मंत्रालय में नौकरी करता हूँ, एक रिस्पॉन्सिबल पोस्ट के ऊपर काम करता हूँ, ये संभाल के ये सब करना। अब कुछ लोगों को सही लगता बात। होगा कि इससे क्या मिलता होगा, लेकिन इससे जो मुझे मिलने वाला है वो बहुत बड़ा होगा, जो पैसे से सही मुझे कभी नहीं मिलेगा। ये इससे साहब एक तो दुआएं मिलती है, दुआएं मिलती है, लोगों की पहचान ईश्वर मैं का विश्व को आशीष करवा मिलता दे है। रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लोगों की पहचान सारे साड़ी समाज को करवा दे रहा हूँ। जी जी। और आपका इंटरव्यू तो हिंदी में हुए, तो हिंदी तो पूरे इंडिया में सब लोग जानते हैं, सभी जानते हैं। तेलुगु भाषिक भी जानते हैं, कन्नड़ भाषिक भी जानते हैं, गुजराती भाषिक भी जानते हैं, समझते भी तो मराठी है, भाषिक बोल भी भी जानते पाते हैं। हैं। यस सर, यस सर। सर आपका आशीर्वाद हमारे साथ में सदा ही बना रहे। हाँ, और अरे बिल्कुल, आशीर्वाद नहीं, सहयोग कहिए साहब। नए आशीर्वाद आशीर्वाद ही तो लेंगे फिर वो हम, उसमें आपका आशीर्वाद आशीर्वाद ही। में क्या मेरे को अहंकार हो जाएगा कि यार नहीं, अहंकार की बात नहीं है, लेकिन बड़ों का स्थान आदरणीय होना चाहिए, तो हम आशीर्वाद ही लेंगे आपसे। सहयोग तो आपका तो हमेशा साथ में हमारे रहेगा, वो तो हम आपसे जबरदस्ती मांग लेंगे, लेकिन आशीर्वाद भी आपका अधिकार है साहब आपको। आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है सर। आशीर्वाद आप भाभी जी का आशीर्वाद हमारे साथ में हमेशा के लिए बना रहे। सभी उज्जैन साड़ी समाज निवासियों को मैं हार्दिक नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आज हमने देखा कि वर्ल्ड साड़ी फाउंडेशन के जो समर्थक है विजय घाटे जी उज्जैन से, आज उन्होंने काफी ऐसी कुछ बातें कह दी कि जो बातें सही में मतलब सुनने लायक है, और जरूर आप सुनिएगा इसको। और एक समृद्ध और साड़ी संपन्न समाज हम जरूर बनाएंगे सब मिलके। इसी के साथ माता अंकिनी दशांकिनी को स्मरण करते हुए, भगवान जीवेश्वर को नमन करते हुए आज की मुलाकात समाप्त करने की सर इजाजत चाहता हूं मैं। जय हिंद, जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जीवेश। जय जीवेश्वर।